हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू फिजिक्स चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरी जो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपसे कहा गया उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। आपको जो हमारी फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की, आज उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था स्थिर वैद्युत की जो है एग्ज़ाम में इससे 8 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमें इसको समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक को जैसे जैसे देखिए चैप्टर को पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा, ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको एक बार शेयर करके आ जाएं सभी लोग, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारी यूनिट क्या है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा लेसन नंबर 1 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थों का वैद्युतीकरण। क्या होता है पदार्थों का वैद्युतीकरण? देखिए, पदार्थ में मतलब वैद्युत वैद्युत कब उत्पन्न होता है। देखिए, मैंने आपको बताया ना अभी ने, इसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं क्या, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात बताई थी विद्युत के बारे में, यानी बादलों के बीच का घर्षण जो बताया था, वैसे देखिए यहाँ समझेंगे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का आदान, अगर देखिए पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। अब इन्होंने क्या बताया इसमें ये, ठीक है, कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ से निकल कर जाएंगे, देखिए आगे चल देख क्या आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है और वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, ठीक है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या कहलाएगी? धनावेशित कहलाएगी, ठीक। तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है और वह वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित कहलाती है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया पदार्थों का वैद्युतीकरण कहलाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वैद्युतीकरण कहलाएगी, पदार्थों का वैद्युतीकरण। यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक पर अधिकता हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पर धनावेश होगा और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वहाँ पर ऋणावेश होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं हम। एक एग्जाम्पल क्या देखिए, एग्जाम्पल है क्या, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। क्या होता है? कांच की छड़ पर धनावेश, कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम पर क्या आता है? ऋणावेश आ जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? जब कांच की छड़ पर धनावेश आ रहा है यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले गए, ठीक है। तो जब कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए तो वहाँ पे कमी हो गई, इसलिए इस पर धनावेश आ गया। और रेशम पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई जिसकी वजह से उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है इसको आप मेरी किस क्लास को जब आप देखा करें तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करें ताकि हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात कुल आवेश का परिमाण नियत रहता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप याद रखें, आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, अर्थात कुल आवेश का परिमाण जो रहता है वो कैसा रहता है? नियत। सॉरी, इसमें देखिए मिस्टेक, यहाँ पर नियम लिख रहा है, ये नियत कर लेना आप इसको, नियत रहता है, ठीक है। उदाहरण एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, क्या है इसका, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर
जितना आवेश उत्पन्न होता है रेशम पर भी उतना ऋण आवेश। यहाँ पर यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या, जितना कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, कितना, क्या बोला, जितना कांच की छड़ पर धन आवेश, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। जितना कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है रेशम पर उतना ही ऋण आवेश आया था और कुल आवेश क्या हो जाता है, 0 रहता है, ठीक है। ये बात तो समझाई थी अभी। आवेश संरक्षण सिद्धांत यही तो है, जितना धन आवेश होगा उतना ही दूसरी वस्तु पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी नियत रहता है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखें आवेश संरक्षण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मूल आवेश की तरफ चलता है। अगला टॉपिक क्या हमारा, मूल आवेश। मूल आवेश की तरफ बोलते हैं किसी कण पर, देखिए मूल आवेश की बात करेंगे, क्या है, किसी कण पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका आंकिक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। क्या बोला, मूल आवेश की डेफिनेशन क्या, किसी कण पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा, जो आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है उसी को मूल आवेश कहा जाता है, जिसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका आंकिक मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपके 3 टॉपिक मैंने करा दिए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है फिर ऋणात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण जो होता है दोनों पे सेम रहता है, ठीक है। लेकिन इस पे माइनस का होता है, इस पे प्लस का होता है। अल्फा कण पर अगर बात करें तो अल्फा कण पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है, ठीक है। यानी अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण की अगर बात की जाए ये कैसा होता है तो ये धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसा है, धनावेशित कण है और इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2e यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी स्मॉल ई के मान से गुणा कर देंगे। अभी जो मैंने आंकिक मान बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 उससे आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को आप नोट कर लें, अच्छे से याद रखें इनको, न्यूमेरिकल में इसकी आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या, आवेशों की परमाणुकता या क्वांटमीकरण, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आवेशों की परमाणुकता या क्वांटमीकरण क्या होता है, ठीक है। क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, ठीक, क्या होता है। आवेशों की परमाणुकता या क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि आवेशों को अविभाज्य भागों जैसे ±0.5e, ±0.7e आदि के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात आवेश सदैव पूर्ण गुणज ±e, ±2e, ±3e, ±4e के रूप में लिखा जाता है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब ये है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि आवेश जो है उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, उसको आप बांट कर नहीं लिखेंगे। यानी जैसे कि आपने लिख दिया 1/3 या 3/7, 3/4, इस तरीके से आप उसको विभाजित करके नहीं लिखेंगे। आवेश जो होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर पूर्ण गुणज के रूप में क्या, ±e, ±2e, ±3e, ±4e, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यही आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटमीकरण कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आवेश की परमाणुकता या क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझें। कूलाम का नियम, ठीक है। जिस क्वेश्चन को मैं आपको इंपॉर्टेंट कहूँ आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। देखिए क्या है कूलाम का नियम। देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, ठीक है। एक नियम का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों को गुणनफल उनके बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये देखिए आप इसको ऐसे याद रख लें, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। इसमें शायद
PDF में कुछ मिसप्रिंट है शायद, देखें, सॉरी, ये है, देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, ठीक है, जिसके अनुसार क्या है, जिसके अनुसार दो बिंदु आवेशों का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, वो आसान हो तो आप उसको नोट कर लें। क्या कलाम ने एक नियम दिया था दो बिंदु आवेशों के बीच, ये देखिए कलाम का नियम जो है वो दो बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। क्या क्या नियम दिया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को समझते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, देखिए आकर्षण बल देखिए तब लगेगा जब चार्ज जो है एक तरफ कैसा हो, नेगेटिव हो, और दूसरी तरफ कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी एक तरफ चार्ज नेगेटिव हो, दूसरी तरफ कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो लगेगा आकर्षण बल। यानी चार्ज दोनों पर कैसा हो, अलग अलग हो, तो निगेटिव बल उनके में तो आकर्षण बल लगेगा, और दोनों तरफ अगर सेम है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे कि देखिए डायग्राम की मदद से समझें, चित्र बनाया कि मान लीजिए ए और बी क्या है, ये दो बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेश ये एक, ये देखो यहाँ पर ये हमने दो बिंदु आवेश मान लिए, एक ए और दूसरा बी, जिन पर आवेश क्या है Q1 Q2, और दोनों आवेश जो है एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो माना वायु और निर्वात में स्थित दो बिंदुओं पर ए व बी पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित होगा। तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, क्या आवेशों का अनुक्रमानुपाती तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये देखिए यहाँ से समझें, ये F जो है Q1 Q2 के कैसा, देखिए F जो है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती आ गया, ठीक, और बीच की दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों नियमों को मिला देंगे तब जाके ये बनेगा, ठीक है। इन दोनों नियमों को जब हम मिलाएंगे तब जाके ये बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। क्या देखिए F अनुक्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, इसको साइन को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट ले लेंगे हम K, और Q1 और Q2 बटे में R स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अनुक्रम ये दिखाई नहीं दे रहा है PDF में, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आपको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे कि Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। देखिए भैया यहाँ पे लिखा हुआ K क्या है, एक समानुपाती नेतांक, या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। K यहाँ पे क्या है, एक समानुपाती नेतांक है, परंतु प्रयोगों द्वारा अगर इसकी बात की जाए, प्रयोगों द्वारा K बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका K बराबर K जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। मात्रा क्या होगा, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। तो K की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस तरीके से K की जगह पर रखा जा सकता है, जो K है ये K की जगह पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये गुणा का चिन्ह इसके बीच में, ठीक, इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर वायु है निर्वात में। ये वैल्यू किस में निकल आ जाएगी, कूलम का जो नियम है, स्थिर वैद्युत बल जो दिया है, स्थिर वैद्युत बल कितना आ गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है बल वायु या निर्वात में। आगे की ओर चलते हैं, देखिए आगे क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या, देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और वैद्युत इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के मान, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसको नोट डाउन कर लें आप, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको मदद करेगी, ठीक है, न्यूमेरिकल करते टाइम। तो ये वायु में निकल कर आ गया था, वायु में बल कितना निकल कर आया था, ये निकल कर आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यदि आवेशों के बीच
क्या देखिए, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम जैसे रुई, कागज आदि भरा हो और उसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो, तब देखिए क्या करेंगे, तब उसके लिए फॉर्मूला मीडियम के लिए देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर मीडियम के लिए बता रहे थे कि मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, मीडियम के लिए ये निकल कर आ जाएगा एफ बराबर एफ एम बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यानी जब माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ तो उसमें के ओवरराइड हो जाएगा। ये परावैद्युत माध्यम के लिए बल का, स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला है, ठीक है। और वायु निर्वात के लिए जो ऊपर बताया था वो है। माध्यम के परावैद्युतांक को समझ लेते हैं। देखिए माध्यम को वायु या निर्वात में कूलाम के नियम अनुसार अभी बताया था, वायु और निर्वात में कूलाम के नियम के अनुसार देखिए फोर्स ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, हमें 1 मान लेंगे। और परावैद्युत माध्यम के लिए अभी बताया था क्या, परावैद्युत माध्यम के अनुसार देखिए कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे, समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को देखिए यहाँ पे भाग कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग ये करा, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख देना आप, समीकरण 1 को 2 से भाग, ठीक, ये भाग हो जाएगी। तो f को हमने fm से भाग दे दिया यहाँ पर, और जब लेफ्ट साइड को लेफ्ट से भाग दिए तो राइट वाली साइड को राइट से, तो इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। और Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ देखिए, यहाँ बचेगा के, यानी के बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा एफ अपॉन में के बराबर आएगा एफ बटा एफ एम, ठीक है। यानी एफ जो वायु में बल है और ये जो है माध्यम में परावैद्युतांक के लिए बल है, ठीक है। मीडियम में बल क्या है, एफ एम है। के बराबर ये निकल कर परावैद्युतांक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी इतनी। आगे चलते हैं। आई होप स्टूडेंट ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। देखिए अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक के वायु या निर्वात में रखें आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F तथा किसी परावैद्युत माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल FM के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा ε0 के, यानी के बराबर के बराबर लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन अपॉन ε0। इस सूत्र से निकाल लेंगे हम, ठीक है, के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये के बराबर निकल कर आ जाएगा एफ अपॉन में एफ एम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देंगे, बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज हमने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। एक हमने पदार्थों का वैद्युतीकरण कर लिया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिया, मूल आवेश को पढ़ लिया, ठीक है। और एक हमने पढ़ लिया कूलाम का नियम। ये मैंने 4-5 टॉपिक आज, और आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ा है। मैंने आपको आज 5 टॉपिक पढ़ा है, जिनमें से एक टॉपिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। जितना भी मैंने आपको कराया इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इस हैंड रिटन नोट्स जो हैं इसकी आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उससे अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी क्लास में, धन्यवाद।